लाडली बहन योजना चलाई है, लेकिन हम दिव्यांगों के लिए कोई योजना नहीं है। यहाँ तक कि सर 2016 एक्ट जो हमारा अधिकार है, हमारे लिए लिखा तो गया है कानून, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है एमपी सरकार में। सभी ने सैकड़ों एग्जाम दे चुके हैं पर अभी तक कोई जॉब नहीं मिला। सर अमित भाई साहब ने भी बहुत सारी एग्जाम दी, मैंने भी बहुत सारी एग्जाम दी, कम से कम मैंने तो एग्जाम इतनी दी कि मैंने गिनना ही छोड़ दिया। वो दीपा ने भी बहुत एग्जाम दी सर, उसका तो एटलीस्ट सिलेक्शन भी हो गया था, पर कुछ कारणों से वो बेचारी का हो ही नहीं पाया। और अगर सीधी भर्ती होती भी है तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पैसा लेके शायद वो जॉब नहीं है, तो फिर हम लोग, हमारे लिए दूसरा ऑप्शन यही है कि हमको रोजगार भत्ता दो, या तो आप, या फिर कैसे, मतलब ये करेगा क्या इंसान बताइए। अगर जॉब है ही नहीं तो फिर हम पेंशन की उम्मीद करेंगे या फिर रोजगार भत्ते की उम्मीद करेंगे। तो जॉब दो या ऐसे दो, हम तो काम करके ही लेना चाहते हैं पैसा। और जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विनोद साहू और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube न्यूज़ चैनल जनता की अदालत। दोस्तों आज हमें दिव्यांग लोगों के बीच में और दिव्यांग लोगों की समस्याएं हम आपके बीच रखने जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में दिव्यांग लोगों को क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, सरकारी कार्यालयों में उनके संग क्या बर्ताव किया जाता है, क्या योजनाओं का सरकारी तरफ से उनको लाभ मिल पा रहा है अथवा नहीं मिल पा रहा है, वर्तमान में जो सरकारी तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, क्या उसका लाभ उनको मिल पा रहा है अथवा नहीं मिल पा रहा है, उनको जो पेंशन मिलती है वो कितनी मिलती है नहीं मिलती है, इस सारी समस्याओं की जानकारी हम आज उनके बीच में आकर उन्हीं की ज़बानी पता करेंगे। दोस्तों आज हम जिन दिव्यांग लोगों के बीच मौजूद हैं उनके बीच हम सवाल रखेंगे, जैसा कि हमने इंट्रो में बताया। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। सर क्या नाम लिखते हैं? अमित शुक्ला। सर वर्तमान में क्या वर्किंग करते हैं? मैं सरदार पटेल इंटरनेशनल स्कूल में म्यूज़िक टीचर हूँ। आप स्वयं म्यूज़िक कंपोज़र हैं? हाँ, कंपोज भी करता हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ और सिखाता भी हूँ मैं। बहुत शानदार सर। सर से जानना चाहूँगा क्या नाम लिखते हैं सर? सर प्रजापति सुरेश। वर्किंग क्या करते हैं वर्तमान में सर? सर मैं अगरबत्ती वगैरह बेचता हूँ। अगरबत्ती का कार्य है आपका? हाँ। मैडम से जानना चाहूँगा क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम बिंदिया साहू है जी। क्या इनकम ऑफ सोर्स क्या है मैडम? सर अभी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी वर्तमान में कुछ इनकम ऑफ सोर्स नहीं है आपका? नहीं सर, अभी मैं बेरोजगार हूँ। सर से जानना चाहूँगा क्या नाम लिखते हैं सर? दीपक अग्रवाल। सर वर्तमान में क्या इनकम ऑफ सोर्स है आपकी? अभी फ़िलहाल तो कोई जॉब बिजनेस नहीं है मेरा। अच्छा, ठीक है। मैडम से जानना चाहूँगा, मैडम क्या नाम लिखते हैं? दीपशिका बेलेकर। मैडम क्या इनकम ऑफ सोर्स आपकी है वर्तमान में? अभी तो कुछ भी नहीं है। चलिए हम जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं वर्तमान में। मिस्टर अमित जी से शुरुआत करते हैं। सर आपको मध्य प्रदेश सरकारी की तरफ से जो विभिन्न योजनाएं चलाई, कुछ योजनाओं का लाभ मिल पाया आज तक? हाँ सर, कुछ योजनाओं का लाभ मिला है, मैं बुराई नहीं करूँगा, लेकिन कुछ का नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि हमारी जो हमको पेंशन मिलती है मंथली 600, आई थिंक अदर स्टेट में देखा जाए तो वो 1500 to 2000 है। अदर में ज़्यादा है? अदर स्टेट्स में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में कम है? मध्य प्रदेश में बहुत कम है। तो आपकी अपेक्षा ये है कि इसको पेंशन को बढ़ाना चाहिए सरकार को? हाँ, जैसे आज जैसे हमारे कुछ साथीगण बेरोजगार हैं अभी, है ना। अब हम तो जैसे म्यूज़िक टीचर हूँ मैं, लेकिन जो लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं उनका क्या होगा। मतलब हम तो चलिए मैं ये अगरबत्ती बेच लेते हैं सर, मैं म्यूज़िक सिखा लेता हूँ, गा बजा लेता हूँ, लेकिन बाकी हमारे जो 3 लोग बेरोजगार हैं, आप सोचिए आप 600 रुपये में क्या होता है। सर आपका अगरबत्ती का जो कार्य है उसमें क्या कमा लेते हैं? सर उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब बस दाल रोटी चल जाती है बस कुल मिला के, पर इतनी इनकम नहीं हो पाती है, थोड़ी बहुत ही हो पाती है इनकम। आप जैसे कई लोग हैं जो थोड़ा बहुत कार्य अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में आने वाले दिसंबर में चुनाव आ रहे हैं, सरकार सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही है, आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सर हम अब चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसी अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ इंडस्ट्री खड़ी कर दे हम लोगों के लिए,
हम सर उससे भीख या पेंशन या ऐसा सब ना होते हुए कोई अगर इंडस्ट्री चालू कर दे, जैसे हम 150 लोगों को लेके एक सिर्फ हम डिसेबल लोगों का है कि जिसमें सब काम रहे, ऐसा कुछ रहे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। देखिए एक बात मुझे ये अच्छी लगी, सर ने कहा कि हम कोई भीख नहीं मांगा, हम ईमानदारी से कमाना चाहते हैं। दोस्तों देखिए ये सोच मतलब सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। सर अगर इस तरह से होगा सर तो एक इंडस्ट्री खड़ी हुई तो एक के सहारे काफ़ी लोगों को इस मामले में समझ में आएगी और हो सकता है धीरे धीरे करके हम लोगों की बेरोजगारी की समस्या सॉल्व आउट हो जाए। मैडम से जानना चाहूँगा, मैडम इस बारे में आपका क्या कहना है कि सरकार को वर्तमान में जो पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में ही दिव्यांग लोग हैं और अपने अपने तरीके से इनकम कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए कि सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही है सरकार? सर सरकार सबके लिए सब कुछ कर रही है, जैसे लाडली बहनों के लिए उन्होंने लाडली बहन योजना चलाई है, लेकिन हम दिव्यांगों के लिए कोई योजना नहीं है। यहाँ तक कि सर 2016 एक्ट जो हमारा अधिकार है, हमारे लिए लिखा तो गया है कानून, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है एमपी सरकार में। आपने मैडम जो बात की लाडली लक्ष्मी योजना की, क्या उसका लाभ आपको मिल पा रहा है? नहीं सर, उस समय मुझसे ये कहा गया था कि ना आपकी तो पेंशन ही बढ़ जाएगी, आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहाँ पर कहा गया था, किस विभाग में कहा गया था, आपने कहाँ जानकारी ली थी? जोनल कार्यालय पे मुझसे कहा गया था और ये भी कहा गया था कि आप तो दिव्यांग हो, आपके तो सारे काम यूं हो जाते हैं। मतलब यूं हो जाते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य क्या था? अब तात्पर्य तो सर एक दिव्यांग व्यक्ति का मजाक उड़ाना होता है। क्या ये सब बातें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वहाँ तक पहुँचती? सर अभी हमारे कुछ दिव्यांगजन जो गए थे वल्लभ भवन, उन्हें तो मिलने का मौका तक नहीं दिया गया है। सर मिले तक नहीं हैं। किस मुद्दे को लेकर गए थे वल्लभ भवन? जो कुछ हमारे अधिकार हैं, पेंशन है इनको बढ़ाना, बेरोजगारी हटाना, इन सबको ध्यान में रखते हुए सर गए थे। तो आपको वहाँ पर किसी ने सुना नहीं? नहीं सर, वहाँ पे हमें समय ही नहीं मिला कि मतलब हमें मिलने दिया जाए। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम यही चाहते हैं कि बेरोजगारी हटाई जाए और है ना थोड़ा सा जो हमारे एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे हमारे एग्ज़ाम लिए जाते हैं सर, उसमें हमें मैथ्स और रीजनिंग जो हम राइटर की मदद से करते हैं, एक तो हमें राइटर लेने में बहुत दिक्कत होती है सर, या तो हमारे लिए एग्ज़ाम हटा दिया जाए, सीधी भर्ती के तहत हमें जॉब दी जाए। इतने विभाग हैं सरकारी जिनमें अगर हमें जॉब दी जाए तो हमारे ख्याल से शायद आधे से ज़्यादा दिव्यांग लोग एमपी के बेरोजगारी मिट जाएगी उनकी। तो आप जैसे कि आपने बताया कि रोजगार देना चाहिए, किस तरह का रोजगार देना चाहिए सरकार को? विभाग में सर जैसे कॉल पे, पूछताछ केंद्र पे बहुत से काम हैं जो दिव्यांग व्यक्ति कर सकता है, ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है, कंप्यूटर मतलब ये फ़ोन ऑपरेटर पे, लेकिन वहाँ पे हम लोगों के लिए नहीं है। और जो सरकारी जॉब के लिए हम जो परीक्षा देते हैं उसमें हमें राइटर की जो मदद मिलती है उसमें भी हमें अभी बैंड कर रहे हैं, एक साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जिसमें सर मेरी एज आज 39 साल है। अगर मेरे एक साल के लिए मुझे अगर कहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो सर मैं आगे क्या करूँगी? आप अभी तक कितने एग्ज़ाम वगैरह क्या दे चुके हैं आप? कई एग्ज़ाम दिए सर मैंने, जिसमें ना 80% का कटअप ब्लाइंड लोगों को दिया जाता है। SC ST सबको आरक्षण है, लेकिन हमारे लिए ना तो नंबर में आरक्षण है, ना हमें राइटर दिया जाता है। सर हम लोगों ने सभी ने सैकड़ों एग्जाम दे चुके हैं पर अभी तक कोई जॉब नहीं मिला। सर अमित भाई साहब ने भी बहुत सारी एग्जाम दी, मैंने भी बहुत सारी एग्जाम दी, कम से कम मैंने तो एग्जाम इतनी दी कि मैंने गिनना ही छोड़ दिया। वो दीपा ने भी बहुत एग्जाम दी सर, उसका तो एटलीस्ट सिलेक्शन भी हो गया था पर कुछ कारणों से वो बेचारी का हो ही नहीं पाया। और अगर सीधी भर्ती होती भी है तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पैसा लेके शायद वो पक्षपात होता है, पैसा लेके भर्तियाँ हो जाती होंगी। जो आप ये चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है, जो एग्ज़ाम के माध्यम से मैडम ने बताया कट ऑफ लिस्ट वगैरह, तो आप ये चाहते हैं कि ये प्रक्रिया खत्म होकर सीधी भर्ती होना चाहिए? सीधी भर्ती परसेंटेज बेस पे आप सीधी भर्ती कीजिए, जिसका ज़्यादा परसेंटेज आप उसको जॉब दीजिए। जिस बेस पर है 10वीं में 12वीं में कॉलेज लेवल की जो भी एग्जाम्स आप बेस कर रहे हैं उसमें ज़्यादा परसेंटेज जिसका है उसको आप जॉब दीजिए। अभी सर फिलहाल हम कलेक्टर ऑफिस में जैसे हम गए थे कलेक्टर साहब के पास, तो उनका ये कहना है कलेक्टर ऑफिस में दिव्यांग लोगों के लिए जॉब ही नहीं है। ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ जॉब नहीं है? या और हमें अगर सरकारी जगह में नहीं मिलेगी तो हम प्राइवेट में तो उम्मीद ही नहीं करते। सरकार की तरफ से जॉब क्रिएट करने की आवश्यकता है ना।
यस सर। अगर वो इंडस्ट्री चालू करे तो अपने आप क्रिएट होती जाएगी सर। और जब जैसे सरकारी लोग ये बोल रहे हैं ना कि जॉब नहीं है, तो फिर हम लोग, हमारे लिए दूसरा ऑप्शन यही है कि हमको रोजगार भत्ता दो, या तो आप, या फिर कैसे, मतलब ये करेगा क्या इंसान बताइए ना। अगर जॉब है ही नहीं तो फिर हम पेंशन की उम्मीद करेंगे या फिर रोजगार भत्ते की उम्मीद करेंगे। तो जॉब दो या ऐसे दो, हम तो काम करके ही लेना चाहते हैं पैसा, और काम कर कमा के स्वाभिमान से ही कमाना चाहिए। हाँ, लेकिन अब जब नहीं है तब सेकंड ऑप्शन को यूज़ किया जाता है कि भैया अब हमारी पेंशन बढ़ा दो या हमारा रोजगार भत्ता दो। कम से कम इतनी पेंशन तो होना चाहिए सर। आप सोचिए 600 रुपये महीना, मतलब 20 रुपये रोज। 20 रुपये रोज में क्या होता है? 600 रुपये से कुछ नहीं होता, ये बात मैं सहमत हूँ आपकी बात से। सर, हम लोग बीपीएल कार्ड की मांग करते हैं तो हमारे से ये कहा जाता है अधिकारियों द्वारा कि 500 रुपये महीना जो व्यक्ति कमाता है उसका बीपीएल कार्ड बनता है। 500 रुपये महीना कौन कमाता होगा सर? किसका घर चलता है सर बीपीएल? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। सर से जानना चाहूँगा, सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो रोजगार पे बात चल रही है? मैं तो ये कहना चाहूँगा सर कि दिव्यांग भी एक इंसान है। सरकार से निवेदन है मेरा कि दिव्यांग के जीवन पे एक बार गौर करे कि वो कैसे अपना जीवन बिताता है। अगर उसके पास रोज़गार नहीं है, उसके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा, अपनी बीमारी में कैसे दवा दारू करेगा, कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा। मैडम क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना तो ये है कि जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है ना उसको चेंज करना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग की जगह आप इकोनॉमिक्स पे रख सकते हैं, जीके रख सकते हैं, इंग्लिश है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो ब्लाइंड लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि एग्जाम की मेथड कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट है। उसको सरल बनाने की आवश्यकता कहीं ना कहीं है। जी सर, क्योंकि ब्लाइंड व्यक्ति मैथ्स और रीजनिंग नहीं कर पाता। एक मैसेज और देना चाहूँगा मैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट जितना फिजूल खर्चा करती है, आज जो रैलियों में ये जो आप देखते हैं, आज इतने सार्वजनिक प्रोग्राम होते हैं, है ना। आज हमारे एमपीज़ और जो एमपी हैं और जो हमारे एमएलए हैं, जो भूतपूर्व, इन लोगों को भी इतनी सुविधाएं, पेंशन, ये सब बंद हो जाए। अगर मतलब ये मान के लिए हमारे एमपी में नहीं, पूरे इंडिया में बहुत पैसा है, लेकिन उसको फिजूल खर्ची में लगाया जा रहा है। वहीं दिव्यांग लोगों के लिए कुछ करने के लिए ये लोग कोई भी आगे, आज एक नेता भी नहीं बोलता है दिव्यांग लोगों के लिए। सब महिलाओं के लिए बोलते हैं, महिलाओं के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि महिलाएं सब चीज़ करा सकती हैं, अपने पतियों से वोट दिला सकती हैं। हम लोग वोट नहीं देते सरकार को? बिल्कुल देते हैं, वो बढ़ चढ़ के देते हैं। हम तो जाते हैं वोट देने। फिर सर ये भेदभाव क्यों आपके साथ क्यों हो रहा है? मुझे भी ये तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये एक विभाग ऐसा बनना चाहिए दिव्यांग लोगों के लिए, जो सीधे प्रधानमंत्री जी देखें कि कितने इंडिया में दिव्यांग लोग हैं और कितने रोजगार। तो आपका ये सुझाव है सरकार को? बिल्कुल। और जितने फालतू की रैलियाँ, जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं ना, इन पैसों से हम तो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें बिठा के दो। कुछ जैसे सर ने बोला इंडस्ट्री, इनका सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। हर सिटी में एक ऐसी इंडस्ट्री खुल जाए जिसमें दिव्यांग जो बेरोजगार हैं, ऐसा सर्वे होना चाहिए कि दिव्यांग लोगों का, आज बोर्ड मांगने के लिए तो घर घर जाके सर्वे करते हैं, ऐसा दिव्यांग लोगों के लिए सर्वे आज सर ग्रामीण क्षेत्र में कई दिव्यांग ऐसे हैं जो पढ़ाई से भी वंचित हैं, लेकिन ये उस चीज़ का सर्वे नहीं करवा रही हमारी सरकार। पिछली सरकार ने भी नहीं कराया और इस सरकार ने भी कुछ नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि एक अलग से एक विभाग बनाया जाए जो उसको सभी जो मध्य प्रदेश या जो देश में दिव्यांग हैं उनको कहीं ना कहीं उन पर मोनेटाइजिंग की जा सके, उनका हक मिल सके, वो अलग से एक विभाग काम करे उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं तो ये होगा, आने वाले समय में दिव्यांगों की परिस्थिति बहुत बुरी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जो आज का जो अभी समय चल रहा है ना सर, वो पहले ये एक समय था कि एक व्यक्ति 10 लोगों को खिला लेता था, लेकिन आज ये हो गया है कि एक व्यक्ति 2 को भी नहीं खिला पाता है। आने वाले समय में अब सोचिए आप 2 मिनट के लिए कि माता पिता हैं, जब तक तो एक ब्लाइंड व्यक्ति को, एक ऑर्थोपेडिकल को खाना पीना खिलाया जा रहा है, लेकिन उन माँ बाप के जाने के बाद क्या उनका भाई उनको पालेगा अगर उसके पास रोजगार केयर करने की? हाँ, वो क्या होगा। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो बेचारे रोड पे भीख मांग रहे हैं। ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट के होते। विदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं, दिव्यांग लोगों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। जो हमारे आउट ऑफ कंट्री, हम बोल रहे हैं कि हम अमेरिका से, चीन से इसको हम मतलब मिलाएंगे कि हम बराबर में खड़े होंगे, उनको पीछे छोड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन दिव्यांगों का तो विनाश ही हो रहा है।
इसमें कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि सबके लिए, इस देश में सभी तरह के लोग रहते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ सरकार कर रही है। तो सरकार को ऐसे कई लाखों दिव्यांग भाई बहन हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकम ऑफ सोर्स बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए भी एक आपने देखा होगा आरक्षण है, आज वो लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी कोई आरक्षण नहीं है कि दिव्यांग कोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कोई नेता बनेगा, हमारे बीच का होगा, तो हमारी समस्याओं को समझेगा। क्या कहना चाहेंगे मैडम इस बारे में? बिल्कुल सर, मैं इस बात से सहमत हूँ और मैं भी यही सरकार के आगे एक यही विनती रखना चाहूँगी कि उन्हें करना चाहिए। वैसे कहते हैं देश के प्रधानमंत्री तो बहुत छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं मोदी जी, और देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक ध्यान गया नहीं है मोदी जी का, या कहीं ना कहीं मीडिया वाले? एक दिव्यांग का भला कर देने से ही भला नहीं होता। यहाँ पे लाखों दिव्यांग हैं जिनकी समस्या अलग अलग है, जो नज़रों में आ नहीं पाते या फोकस में आ नहीं पाते, उन्हें जाने ही नहीं दिया जाता उनके सामने। मालूम पड़ गया ना सर। जब से यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो इतनी भीड़ होती है कि हमें पुलिस वाले उन तक जाने ही नहीं देते कि हम हमारी समस्या कैसे सुनाएं। मुख्यमंत्री सुने ना, कोई सुने ना, तो हम कैसे? और ऑफिसर सुनना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ के जो वर्तमान जो क्षेत्रीय विधायक हैं ये क्या करते हैं? ये मतलब सर ये लोग बोलते हैं, बस करते कुछ नहीं है। आप इनके पास जाएंगे ना, आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ होगा ये चीज़, लेकिन फिर आप बस आश्वासन दे देते हैं, बस आश्वासन। नेता मतलब आश्वासन, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करवाते। नहीं, कुछ नहीं होता। हमारे मोदी जी, अकेले मोदी जी के काम करने से कुछ नहीं होगा। जो बीजेपी सरकार बहुत अच्छी ये आज हमारा इंदौर नहीं पूरा इंडिया ही आज बहुत विकासशील हो रहा है, लेकिन उसके लिए हर एक नेता को मोदी जी जैसी भावनाएं रखना पड़ेंगी, हर एक अधिकारी को वैसा बनना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं हमारा जनता का तो ठीक है, हमारा भी विकास होगा। कहीं ना कहीं सर का कहना है कि नेता सभी अच्छे होंगे तभी काम होगा, और एक मोदी जी के अच्छे होने से नहीं होगा। आप क्या इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो सारे डिसेबल लोगों का फ़ायदा होगा सर। डिसेबल लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया इस देश में अभी तक। बात मतलब हर बार चुनाव में वादा करते हैं कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सर हम जो मशीन रहती है EMI मशीन, उसके अंदर बाकायदा डॉट्स दे रखे ताकि वोट डाल सके, वोट के लिए सब कुछ करते हैं पर कभी ध्यान नहीं देते सर। आप देखना मशीन के अंदर सब दे रखा है, एक नंबर पे वो नाम लिखा हुआ, बाकायदा ब्रेल लिपि में नाम लिखा हुआ है, पर उसका बेनिफिट्स कभी नहीं दिया हमको। वैसे दिव्यांग जो शब्द दिया गया है, कहीं ना कहीं पिछली कुछ सरकारों में विकलांग बोला जाता था, मैं उस शब्द का नाम नहीं यूज़ करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं बोला जाता था। मोदी जी ने आने के बाद दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं आप इस बात से सहमत हैं? सर नाम बदलने से कुछ होता है क्या? कुछ स्पेशलिटी दी उन्होंने कि सिर्फ नाम ही बदला, अभी सिर्फ तक नाम ही दिया हुआ है, नहीं। बाकी ना लोगों की हमारे प्रति बन गया है। अभी तो फिलहाल में सर यहाँ के अधिकारियों ने सबने मजाक ही बना दिया है कि आप तो दिव्यांग हो, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही कहाँ है, आपका पेट तो ऐसे ही भर जाएगा, आप तो दिव्य लोग ऐसा। दिव्य लोगों को मतलब धन की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या वर्तमान गुजारे के लिए? सर आप पहुँचाइए ना हमारी बात। हम देखिए जनता देख रही है, हम क्या, जनता की अदालत ही सब कुछ तय करती है, कौन बनेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, ये सब जनता तय करती है। जनता के द्वारा हमारी बात पहुंचाई जाए तो हम यही कहेंगे कि जनता हमें समर्थन करे और हमारी बात को प्रधानमंत्री जी जो तक जनता पहुंचाए। सुन रही है उन्हीं के बीच में बहुत सारे दिव्यांग लोग बैठे हैं सर, और वो भी उनको समर्थन करना चाहिए, हमारा खुद का ही समर्थन करना चाहिए कम से कम। कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान आकर्षित तभी होगा जब कहीं ना कहीं एक यूनिटी खड़ी हो और सभी लोग एकजुट होकर ये आवाज़ उठाएं। सर जब यूनिटी खड़ी की जाती है ना तो डंडे मार के भगा दिया जाता है। आपने शाहीन बाग में देखा होगा सर, भोपाल में भी हुआ था सर, सिर्फ हमारी मांग लेके गए थे हम, पर उसके बाद वो पुलिस 500 लोग 5 दिन लेके जेल में आए रहे थे। हैं। बहुत बड़ी गाड़ी भर के लेके आए थे और सब जनों को इधर उधर पटक दिया था। क्या सरकार को डर लगता है क्या, मतलब लोग इकट्ठे होते विरोध करते तो? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, वो करना नहीं चाह रहे वो, मतलब एक दिव्यांग एक समाज आज पहले क्या होता था कि बहुत कम संख्या थी दिव्यांग लोगों की, बट आज है ना दिव्यांग लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय है, तो उनकी नज़र में वो लोग हमको ना हीन भावनाओं से देखते हैं कहीं ना कहीं।
ऐसा नहीं है। आज उन्हें मैं तारीफ भी करूँगा कि उन्होंने जो आरक्षण दिए हैं, बहुत से दिव्यांग आज नौकरी भी कर रहे हैं, उनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन जो बेचारे बेरोजगार हैं, है ना, जैसे जिनको थोड़ा बहुत दिखता है, जैसे मुझे थोड़ा सा दिखता है सर, तो मैं जैसे तैसे हाथ पैर मार के कर लेता हूँ। लेकिन अब जैसे ये हम सुरेश प्रजापति जी हैं जी, अब बिल्कुल। ये इनको बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जी, जी, blind। लेकिन फिर भी ये इनका बैग, एक दिन एक नेता को लेके आ जाए, कोई विधायक या कोई सांसद, इनका एक बैग उठा के दिखा दे मेरे को, बस उसको पसीना आ जाएगा। ये दिन भर धूप में, बारिश में, ठंड में, और छड़ी लेके ये छड़ी लेके कई बार हमको गाड़ी वाले ठोकते हैं, कोई चिल्लाता है, कई बार हम स्लिप होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब आप बताइए, और वो लोग एसी में, कारों में घूमते हैं। अगर वो नेता मतलब ये होता है कि खुद कष्ट सहे और पब्लिक को आराम में रखे। लेकिन इनके साथ ये हैं हम सभी आज मैं भी कहीं ना कहीं एक प्राइवेट स्कूल में हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर आप सोचिए, अगर हम लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट जॉब होती तो आज हम लोग भी एक गवर्नमेंट अफसर की तरह ही होते। आज मैं भी सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, मेरा वर्किंग डे शुरू होता है, रात को 12 बजे ख़त्म होता है। तो आइए हम चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और जैसे कि आपने देखा, सभी लोगों के हमने विचार जाने कि वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या समस्या का उनको सामना करना पड़ता है, वर्तमान में कैसे उनके संग बिहेव किया जाता है, और इनकम ऑफ सोर्स पे बहुत बड़ी समस्या सभी लोगों ने व्यक्त की। तो कहीं ना कहीं सरकार को सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। सरकार को कुछ ना कुछ एक विभाग, जैसे कि बताया सर ने, इनके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार की जेब से तो पैसा जाता नहीं है। सारी जो योजनाएं बनती सरकारी खजाने से ही सब कुछ जाता। अभी वर्तमान में बहनों को पैसा दिया जा रहा है, तो कोई भी नेता अपनी जेब से नहीं देता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस बात पर ध्यान आकर्षित करे। जय हिंद।